हेलो फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर हम जो पूर्वत कार्यक्रम में मेरा चल रहा था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ हम विचार विमर्श करते हैं। देखते हैं क्या है ये प्रश्न। लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा में कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ए और बी, उपराष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर इसमें होगा ए। लोकसभा में जो कास्टिंग वोट देने का राइट है, निर्णायक वोट कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि जब वोटिंग हो और वोटिंग में 50-50 हो जाए, अगर लोकसभा में वोटिंग चल रहा हो और इस लोकसभा में जो वोटिंग 50-50 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बिल हो उसको पास कराना हो, तो उस केस में अगर कोई बिल है और उसको पास कराना है और उसको पास करवाने के उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो स्पीकर होते हैं, वो स्पीकर जिधर वोट कर देंगे वह क्या हो जाएगा, वह उनकी जीत हो जाएगी। यानी कि उसको पास किया जा सकता है जिधर हो जाए। आप दोनों में जिस पक्ष की ओर वोट डालेंगे यह वोट इंक्लूड हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा, वोट इंक्लूड होने के बाद वह क्या हो जाएगा, या तो पक्ष में डाल सकते हैं, फेवर भी जा सकते हैं, जिधर दे निर्णायक वोट। या फिर यहां पर मैंने जो लिखा है, इसलिए एक पक्ष को लिखा है मैंने और ये माइनस का जो चिन्ह देना है, तो माइनस के चिन्ह से आप विपक्ष समझेंगे। हालांकि विपक्ष में वो जा नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते हैं कि वह पक्ष से जुड़े रहते हैं, तो वो विपक्ष में कैसे जाएंगे, तो विपक्ष में जा नहीं सकते। लेकिन उनके ऊपर उनके मत अपने स्वविवेकाधिकार की बात है, तो वह जहां जाना चाहे प्लस करेंगे तो अपने पार्टी की तरफ से जा सकते हैं, जहां से वो जिनको जो अपॉइंट किया गया उनको वो दे सकते हैं, या उनके यानी पक्ष और विपक्ष, फेवर और अगेंस्ट वो कर सकते हैं। ऐसा उनके पास राइट है, ऐसा उनको अधिकार दिया गया लोकसभा में। चलिए अगला, अब कुछ ये प्रश्न है कि मंत्रि परिषद पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। मंत्रि परिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर जो होल यानी कि कंट्रोल होता है, फुल्ली कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? लोकसभा का, पीएम का, अध्यक्ष का और राष्ट्रपति। मंत्रि परिषद पर नियंत्रण होता है लोकसभा का, पीएम का, अध्यक्ष का और राष्ट्रपति। तो इसमें सही आंसर आएगा आपका लोकसभा, ए। लोकसभा जो होता है और लोकसभा जो होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। अगर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास किया जाए, प्रस्ताव अगर ये पास कर दिया जाए तो वो वैलिड हो जाएगा। किसी भी एक मिनिस्टर के, चाहे वह कोई भी एक मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स, कई मिनिस्टर इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर चाहे वन सिंगल हो या मोर देन वन हो, अगर किसी मिनिस्टर पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है। तो लोकसभा जो होता है वह पर्याप्त जो है क्या करती है, नियंत्रण रखती है। किस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब ये जो लोकसभा होता है वह क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हर एक एक्टिविटी पर वो वाच कर सकते हैं। उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो है वह उसको भंग कर सकता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिकेशन दिया गया है, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बतलाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फाइनेंस पर नियंत्रण होता है, वित्त पर नियंत्रण होता है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा पूर्ण रूप से वित्त पर नियंत्रण होता है, फाइनेंस पर नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है?
तो आपका सही आंसर इसमें होगा बी। जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस से जुड़े हुए जो भी बिल होते हैं या जो भी इश्यूज आते हैं, उस पर पूरी तरह से किसका कंट्रोल होता है? लोकसभा का, एलएस का। लोकसभा का टोटल कंट्रोल पूरी तरह से नियंत्रण होता है। लेकिन जब लोकसभा में फाइनेंस बिल को, इससे जुड़े हुए बिल को जब पास करके राज्यसभा भेजा जाता है, ठीक है ना, यहां से पास करके सबसे पहले जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो भी इश्यू होगा वह लोकसभा में ही रखा जाएगा, और लोकसभा से अगर पास करके इसे राज्यसभा में उसके पर जो बिल पास किया गया उसके अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। तो जो राज्यसभा है उसे 14 दिन के 14 डेज या फिर कर सकते हैं 2 वीक्स के अंदर जो है इसको रिटर्न करना है उस बिल को। अगर वो नहीं रिटर्न करते हैं तो जिस कंडीशन में भेजा गया लोकसभा उस मान लेगी कि इस पर जो है राज्यसभा का अनुमोदन है। पहला बात तो ये है, और ये 14 डेज के अंदर में भेजना है। इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन किया जाएगा उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए लोकसभा जो होते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा जो है वह कंपेल्ड है। लोकसभा जो है उसको कंपेल्ड नहीं कहा जा सकता है कि रिकमेंडेशन को माना जाए। एक तो रिकमेंडेशन को नहीं माना जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात 14 डेज के अंतर्गत यानी 2 वीक्स के अंतर्गत आपको उस बिल को भेज देना है। अगर आप ना भेजते हैं, उसे रोक करके अपने पास रखते हैं, उस केस में भी लोकसभा उसे पास कर सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं और इनके द्वारा जो कुछ रिकमेंडेशन आए, सुझाव आए, सजेशंस आए, उसको मानने के लिए लोकसभा जो है कंपेल्ड है, बाध्य नहीं है कि लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो इस तरह से फाइनेंस बिल जो होते हैं या फाइनेंस से जुड़े हुए जितना सारे इश्यूज होते हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द लोकसभा। सारे लोकसभा द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। एक फॉर्मेलिटीज है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक फॉर्मेलिटीज दी गई है कि ऐसा कर लिया जाए। चूंकि दोनों हाउस है तो अपर हाउस का भी बात को रखा जाए, देखा जाए अपर हाउस क्या कहना चाहते हैं। अगर बेहतरीन सजेशंस आ रहे हैं और यहाँ के यानी लोकसभा में लगा कि नहीं बहुत अच्छा सुझाव है, तो ये मानेंगे। लेकिन मानने का पूरा वो रिकमेंडेशन को पूरी तरह से ये ही मानेंगे, ठीक है ना। तो फाइनेंस जो बिल होता है या जो फाइनेंस पर जो पूरी तरह से कंट्रोल होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वह लोकसभा के अंतर्गत होता है। ये ना तो राज्यसभा, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया और ये ऑप्शन भी मेरा गलत। पूर्ण ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से। चलिए, संसद सदस्य की अयोग्यता उल्लेखित है। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 98। तो संसद सदस्य की अयोग्यता, जो हमारे जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी जो होते हैं, उनकी अयोग्यता जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जो है आर्टिकल नंबर जो है 102 यानी कि 102 अनुच्छेद के तहत यह उल्लेखित किया गया है कि कौन से व्यक्ति किस कंडीशन में जो उनकी संसद की सदस्यता जो है रोक दी जा सकती है। अगर वो कुछ इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो गए तो उस समय में भी आपकी सदस्यता खत्म कर देंगे, या फिर जो हम लोग दल बदल की कल बात कर रहे थे तो उसके तहत भी आपको खत्म किया जा सकता है, या और भी किसी तरह के इश्यूज से जुड़े हुए बातों से आप अगर जो है हो सकता है कि आप अयोग्य ठहरते हैं यानी योग्यता नहीं हो। जैसे एक बात और भी है कि अगर आप संसद से बिना परमिशन का 60 डेज अब्सेंट रहते हैं, ठीक है ना, उसमें बातें छुट्टियां शामिल नहीं की गई है। 60 डेज जो आपका अकाउंट है विदाउट परमिशन, आपने संसद से अनुमोदन नहीं लिया है कि हम छुट्टी ले रहे हैं, और विदाउट परमिशन आप 60 डेज जो एब्सेंट रहते हैं, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपकी सदस्यता नहीं रहेगी। लेकिन उसमें दिया है कि अगर सेशन जो है वो डेज काउंट नहीं होंगे, अगर लगातार 4 डेज या मोर जो है, अगर ये मोर जो है 4 डेज या मोर जो है सेशन नहीं चल रहा हो, तो उसमें उन डेजों को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर 4 डेज से
विद इन 4 डेज अगर हो रहा है तो वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा इनका 60 डेज काउंटिंग में। छुट्टियां काउंट नहीं होगी या इस तरह का और कोई जो है रोका गया वो नहीं। लेकिन अगर सेशन जो है कॉन्टिन्यूसली 4 डेज, कंटिन्यूसली वर्ड यूज किया गया, लगातार 4 डेज तक जब एब्सेंट है तो ये 4 डेज हम उसमें से माइनस नहीं करेंगे, यानी कि जब उसकी सदस्यता को हटाएंगे तो ये नहीं हो। अगर 4 डेज से लेस होगा तो वो कर देंगे, 1 डे 2 डे 3 डेज अगर वो सेशन नहीं चला तो ये इनकी जब इनका हम काउंटिंग करेंगे 60 डेज तो वो उसमें काउंट होगा। लेकिन 4 डेज मोर अगर हो गया तो वो नहीं, छुट्टियां का शामिल नहीं करेंगे, किसी कारणवश हुआ सेशन नहीं चल रहा तो वो सब बातों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी बताया गया जो एमपी हैं उनको जो है 102 अनुच्छेद के तहत जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और विशेष दल बदल के तहत तो राष्ट्र ये करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं, और किसी अन्य कंडीशन को लेकर के अगर बात चलती है अयोग्यता को तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति जो होते हैं उनको हटाते हैं। राष्ट्रपति के आदेश के बाद उनकी सदस्यता जो है खत्म कर दी जाती है। दल बदल के तहत जो है लोकसभा स्पीकर करेंगे। इसके अलावा और अगर कोई इश्यूज आते हैं जिससे लगेगा कि नहीं एमपी को नहीं हटाना चाहिए, उनको अयोग्य घोषित किया जाए, तो घोषित करने वाले जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, यानी यदि दोनों सदन के लिए कोई व्यक्ति चुना जाता है और किसी सदन की सदस्यता के लिए सूचना भेजा जाएगा, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो किसी भी सदन की सदस्यता के लिए सूचना भेजा जाएगा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। आपका सही आंसर होगा बी, 10 दिन। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन जो है वह क्या हुआ, उसको इलेक्ट कर लिया गया, चुना गया, लोकसभा के लिए भी वो चुने जा रहे हैं और राज्यसभा के लिए भी चुने जा रहे हैं, ऐसी केस में उस व्यक्ति को यह सूचना देना होगा 10 दिन के अंदर कि आप किसकी सदस्यता रखना चाहते हैं, लोकसभा की कि राज्यसभा की। अगर वो 10 दिन के अंदर ये सूचना वो जो इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको देना होता है। सेक्रेटरी को यानी सचिव को यह सूचना देंगे कि वह किस सदन की सदस्यता रखना चाहते हैं। यह सूचना 10 दिनों के अंदर उनको मिलना चाहिए। अगर 10 दिन के अंदर में वो नहीं देते इस बात की सूचना तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी और लोकसभा का सदस्यता बना रहेगा। ऐसा हमारे संविधान में प्रोविजन किया है, यानी कि राज्यसभा के 10 दिन के अंदर आप नहीं बनते। अगर आपकी इच्छा होगी कि नहीं मैं लोकसभा में नहीं, मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं, तो इस बात की सूचना आप 10 दिन के अंदर दें। अगर 10 दिन के, यह भी सूचना कमीशन के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं, उन सेक्रेटरी को दीजिए, सचिव को, महोदय को बताइए कि मैं इस सदन का सदस्यता बना रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की। अगर आप ऐसा प्रोविजन नहीं करते, इस तरह ऐसा मैंने 10 दिन के अंदर सूचना नहीं देते हैं, तो आपकी जो राज्यसभा की सदस्यता है वह खत्म हो जाएगी और लोकसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वह क्या है, कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? 20, 24, 26, 28। आपका सही आंसर बी होगा, मीन्स 24 फसलों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य है और इसे शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी का अर्थ हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं। यह जो केंद्र सरकार जो है एमएसपी जारी करती है और ये 2 फसलों के लिए होता है। टोटल जो क्रॉप्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रॉप्स 24 है, 2 फसलों, रबी के लिए प्लस खरीफ के लिए।
रबी और खरीफ दो फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किया जाता है। और अगर देखिए तो एक तरह से यह किसान के लिए जो है, कृषक के लिए जो है, यह बीमा है, यह बीमा है, कृषि बीमा कहा जा सकता, बीमा है, यह कृषि बीमा है, कृषि बीमा। और न्यूनतम ये मिनिमम एमएसपी में क्या होता है कि सरकार एक फिक्स्ड प्राइस पे आपका जो है, जो क्रॉप्स हैं, आपके जो फसल है, उसको वो खरीद लेगी। कहने का अर्थ यह है कि अगर प्राइस में कमी आ गई, किसी कारणवश आपका प्राइस बहुत बम्पर क्रॉप हुआ, बहुत अधिक क्रॉप हो गया, प्राइस में कमी आ गई, तो इस केस में सरकार क्या करेगा कि वो आपकी प्राइस को जो है मेंटेन किए रहेगा, उस अपना जो उनका प्राइस है, उस प्राइस में, जो फिक्स प्राइस है, वो प्राइस में आपसे खरीदारी करके वो फसल ले लेगा और आप जो है, जो हानि से बच सकते हैं। तो इसलिए यह जारी किया जाता है दोनों के लिए, रबी फसल के लिए और खरीफ फसल के लिए, दो फसलों के लिए ये एमएसपी जारी किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सीएसीपी की स्थापना की गई है। सीएसीपी की स्थापना की गई 1965, 1975, 1985, 1998। सीएसीपी की स्थापना की गई। तो सीएसीपी की स्थापना की गई है, आपका सही आंसर होगा ए, 1985। ये सीएसीपी क्या है? ये सीएसीपी जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, इसका नाम हुआ है एग्रीकल्चर, ए फॉर एग्रीकल्चर, सी फॉर हो गया कॉस्ट, पी फॉर प्राइस ऑफ कमीशन। ये एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन है, इसकी स्थापना 1985 में की है। और एग्रीकल्चर एसीपी, इससे पहले 1965 में एसीपी की स्थापना की गई थी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी शायद, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी की स्थापना की गई थी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, इस कहता है एपीसी की स्थापना की गई थी। इसको बोलते थे कृषि जो है मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग। बाद में ये ना आयोग, उसका नाम चेंज करके 1965 में ये किया गया था, एपीसी की स्थापना, और इसी का नाम बदल करके अब जो किया गया है सीएसीपी, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ये जो सीएसीपी किया गया है। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात करते हैं, एमएसपी की जो बात करते हैं, ये जो 24 क्रॉप्स के लिए, चाहे वो रबी हो क्रॉप हो, ये यही आयोग उसको निर्धारित करता है कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एमएसपी पे। अब तक में जो है राजस्थान आयोग ने क्वेश्चन पूछ चुका है, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग पूछ सके, सिविल सर्विसेज में इस पर पूछा जा चुका है एमएसपी के बारे में। तो ये एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे एग्रीकल्चर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह से यह किया गया था। तो इसलिए जो एमएसपी है, इसके बारे में हमारे अंदर में कुछ ना कुछ जानकारी रहनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो अवश्य रहनी चाहिए। चलिए यहां पर मैंने एक ऑप्शन यहां पर दिया है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑप्शन है 1998 में केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड जो है चालू किया गया था। और ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या किया जाता था, जो किसान होते थे, ठीक है ना, किसान को जो है या तो शॉर्ट टर्म के लिए या तो लॉन्ग टर्म के लिए उनको जो है जो ऋण प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि वह समयबद्ध जो है अपना काम करे। यह एक कार्ड है, उसमें आपके पैसे सरकार दे देंगे और उसको आप अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है आप इसका एक्सपेंस कर सकते हैं। तो ये केसीसी की जो है स्थापना की, ये सारे प्रोसेस इसलिए किए गए तो जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है ना, अधिक से अधिक उत्पादन हो और लोग जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बहुत ही इफिशियंटली करें, किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इकोनॉमिकली परेशानी को सेव करने के लिए केसीसी दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान जो है उसमें जो सरकार के द्वारा जो इसका जो इसमें कुछ पैसे भेजे जाते हैं, उस पैसे को आप यूज करके अपने फिर रिफंड क्या, बहुत ही इसमें जो केसीसी में जो लोन्स आपको मिलते हैं, जो पैसे सरकार प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही मिनिमम रेट पे इसमें दिया जाता है।
और ये आप दीर्घ मैंने लंबी अवधि के लिए भी इसमें दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसे होते हैं, इस तरह से उनका बना हुआ है उस पे आपके सीसी का पे। तो 1998 में ये जारी किया गया था। ये सेशन की ओर चलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जुड़े थे कृषि, व्यापार, उद्योग सभी। नॉर्मन बोरलॉग, आपका सही आंसर होगा ए। ये नॉर्मन बोरलॉग जिसके बारे में ये जो कृषि से जुड़े थे, ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। अमेरिका के जो थे ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। और जो हरित क्रांति की जो बात कहते हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसलिए इनको जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी नॉर्मन बोरलॉग को जो है कहा गया है। इसके अलावा इन्हें एक और उपाधि दी गई है, वह है फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। याद रखेंगे ये चीज, नॉर्मन बोरलॉग के लिए आया है। ये नॉर्मन बोरलॉग जो थे अमेरिका के एक जो है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इन्हें 2 उपाधियां दी गई है। इनका बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन रहा था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1965-66, 1967-68, 1973-74, 1975-76। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। आपका सही आंसर बी होगा। वह क्या है? 1967-68 में भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, और यहां पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने का काम किए, उनका आप नाम जानते होंगे, वो है MS स्वामीनाथन। कहता है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो थे, उनके सहयोग से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगर भारत में हरित क्रांति की बात कहा जाए कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत के प्रणेता कौन थे, भारत में जो है, अगर भारत का फादर कहेंगे तो MS स्वामीनाथन का नाम आना चाहिए। उन्होंने जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही अधिक है, ठीक है ना। वो इंडिया में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारे स्टेप, ये भी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, हमारे भारत के थे, और वो 1967-68 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए इशू को लेकर के सामने आया। और हमारे यहाँ जो क्रॉप प्रोडक्शन था, फिर वह काफी जोर पकड़ा, ठीक है ना। विशेष रूप से हम व्हीट को लेते हैं। व्हीट और राइस जो था, इसमें हम देखते हैं कि बहुत अधिक जो आशा के अनुकूल जो था वह प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे 1980 आते थे। अब तक इससे पहले हमें बाहर से अन्न खरीदना पड़ता था, खाने की समस्या भी थी इंडिया में। उन दिनों में अकाल भी हो जाते थे, भूखमरी भी होती थी, इससे पहले की बात है। और उससे धीरे धीरे राहत मिला, और 1980 तक आते आते हम लोगों ने इतना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, बाद में जो है इसको क्या किए, एक्सपोर्ट करने लगे। जहां इंपोर्ट करते थे, जहां आयात करते थे, अब निर्यात होने लगी है। 1980 के दशक आते आते 80 के दशक में ये शुरू हुआ, और ये इस तरह से फिर धीरे धीरे आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे जो है ये पहला एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का यही पीरियड है जो कंटिन्यू करता है। 1995 से पहले आते आते धीरे धीरे इसमें जो है क्या है, रुकावट आने लगा, जो है प्रोडक्टिविटी गिरने लगी। धीरे धीरे उसमें जो आर्टिफिशियल्स जो मैन्योर थे उसका जब बहुत अधिक प्रयोग होने लगा, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज होने लगा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी वो थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू हो गया। फिर एक बार फिर डिसीजन लिया गया है कि सेकेंड जो है एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन पर जोर दिया जाए।
तो पुनः 1995 के बाद जो है 96 के बाद जो है एक बार सरकार ने डिसीजन लिया था कि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का फेज शुरू किया जाए, और उस फेज में यह ध्यान रखा गया कि अभी तक में तो बहुत ज्यादा क्रॉप शामिल नहीं किए गए थे। अब ये जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का फेज था, उन्होंने इसमें जो है कोशिश किया, सरकार की यह कोशिश रही कि हम रेनबो रेवोल्यूशन ला रहे, रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन की बात ये करने लगी। कई को फसलों को शामिल किया है। रेनबो में 7 कलर्स हैं, अलग अलग कलर के हिसाब से जो फसल को जो है डिनोट्स करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार जो है स्टार्ट करने की बात सोच ली, और सरकार के दिमाग में आया कि अब जो है एग्रीकल्चर को फिर दूसरे ढंग से किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। एक लेक्चर के दौरान स्वामीनाथन जो थे वह बताए कि हमारे देश में अब वह समय आ गया है कि जो प्रोडक्शन हो गया है उसको ट्वाइस करने की जरूरत है। स्वामीनाथन स्पीच में दिए थे, शायद ये स्पीच 2006 की है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो स्पीच में इस तरह की बात वो बोले थे। वो 2006 के स्पीच में वो बता रहे थे कि भारत में अब जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है की बात को वो इस ढंग से मैनिपुलेट करके, उनका कहना था कि अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन किया जाए, यानी कि हमेशा हरा हुआ एवरग्रीन रेवोल्यूशन की वो बात करने लगे। यानी कि आप जो है ऐसा नहीं है किसी एक चीज में कीजिए, एक दिन के लिए कीजिए, कुछ वर्षों के लिए कीजिए, सो नहीं है, हमेशा यहाँ एग्रीकल्चर में कैसे एवरग्रीन होगा उसके लिए बात कर। उन्होंने इस पर कुछ सुझाव भी दिए थे, जिसे वो बता रहे थे कि जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में हम जो यूज करते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को कम किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जाए, किस तरह से नेचर से जुड़ करके सॉइल ट्रीटमेंट किया जाए, सॉइल को अच्छी तरह से देखा जाए। वो इनका एक कॉन्सेप्ट आया था, कहता है MS स्वामीनाथन का, और वो बता रहे थे कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन हमेशा जो है, इसके लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी एवरग्रीन अगर करेंगे। तो उसमें वो कई तरह के सुझाव भी जारी किए थे, 2006 की बात है। तो इसलिए आज भी एग्रीकल्चर की अगर दुनिया की बात हम करेंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विषय वस्तु की बात करेंगे, तो उनका नाम अविस्मरणीय रहेगा। उनका नाम, उनके नाम के बिना हमारा जो एग्रीकल्चर का जो सपना है वह अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें उनके नाम को याद रखना लाजमी है। चलिए मित्रों, धन्यवाद। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें। हम इस तरह से इंडियन पॉलिटी और जो है इंडियन इकोनॉमी पे कुछ फैक्ट्स के साथ हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि आपको मदद मिले। हमारा एक सहयोग है और आपकी तरफ से बस आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे।